Good morning, students. Yesterday we have studied about the slave dynasty and its last ruler was Balban. Now today we will study about the Khilji and Tughlaq dynasty. The Khiljis and Tughlaq continued to use the बंदगन्स और slaves in administrative post. हमने पहले पढ़ा था जो स्लेव डायनेस्टी में सारे स्लेव्स ही थे जो पहले गवर्नर्स की पोस्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी आने के बाद भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अभी भी स्लेव्स को अपॉइंट किया गया था। बड़ी बड़ी पोस्ट पर, पॉलिटिकल पोस्ट पर, मिलिट्री पोजीशन पर, गवर्नर्स की पोस्ट पर अभी भी स्लेव ही अपॉइंट किए गए थे। दिस डिपेंडेंस ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ऑन बंदगन्स एंड नोबल्स ऑफ हम्बल बर्थ ऑल्सो कोज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इतनी जो ये सुल्तान इस पर इंडिपेंडेंट था इन्हीं के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर, तो इसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी, मतलब वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। दे टेंडेड टू रिमेन रॉयल टू देयर पेट्रोन सुल्तान्स एंड नॉट टू देयर सक्सेसर। जो ये स्लेव्स थे ये अपने पुराने सुल्तान के प्रति ज़्यादा लॉयल थे, ज़्यादा वफादार थे, और जो उनके अब नए किंग आ गए थे उनके लिए इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। Therefore, the accession of new sultan often saw conflict between the old and the new nobility। इसके कारण जो ये नया सुल्तान था जिसने एबियन स्लेव्स को अपॉइंट किया हुआ था वो हमेशा इनके आपस में झगड़े देखता था, नए और पुराने स्लेव्स के बीच में, नॉबल्स के बीच में। द सुल्तान यूज टू अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। अलग अलग साइज़ की लैंड प्रोवाइड की जाती थी किसको, मिलिट्री कमांडर्स को, और उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। और इन लैंड्स को जो ये प्रोवाइड की जाती थी इनको हम क्या बोलते थे, इक्ताज। लैंड प्रोवाइडेड बाय द सुल्तान्स टू देयर मिलिट्री ऑफिसर्स इज कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। और उनके होल्डर्स को हम क्या कहते थे, इक्तादार और मुक्ति। अब मुक्ति का काम क्या था, क्या करते थे ये? द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वॉज टू ज्वाइन मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मुक्ति का काम क्या था, सारे मिलिट्री कैंपेन्स को ज्वाइन करना और लॉ और ऑर्डर को बनाए रखना। और इसके बदले में, मिलिट्री सर्विसेज के बदले में जो वो सुल्तान को प्रोवाइड कराते थे उनको मिलती थी अथॉरिटी किस चीज़ की, टू कलेक्ट द रिवेन्यू ऑफ देयर इक्ताज। जो भी उनको लैंड दी गई है उसका रिवेन्यू कलेक्ट करने की उनको अथॉरिटी होती थी, और यही उनकी सैलरी मानी जाती थी। जो वो रिवेन्यू इकट्ठा करते थे इसे ही सैलरी माना जाता था, और इसी सैलरी में से उन्हें अपने सोल्जर्स को भी पे करना पड़ता था। द खिलजीज एंड द तुगलक ऑल्सो रिलाइड ऑन द इक्ता सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान थे और जो तुगलक डायनेस्टी के थे वो अभी भी इक्ता सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे थे। बट इंश्योर दैट द ऑफिस ऑफ द मुक्ति वॉज नॉट हेरिडिटरी। पर ये अभी भी था कि जो मुक्ति का ऑफिस था वह हेरिडिटरी नहीं था। अब हेरिडिटरी क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जैसे पहले पापा बन गए फिर उसके बाद बेटे ने वही ज्वाइन कर लिया, ये हेरिडिटरी होता है। लेकिन जो ये मुक्ति का ऑफिस था ये हेरिडिटरी नहीं था। एंड दे वर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड, और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, उनकी जगह पे किसी और नए मुक्ति को रख लिया जाता था। द मुक्तीज़ वर ऑल्सो आस्क्ड टू स्ट्रिक्टली मेंटेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और मुक्तीज़ को बोला जाता था कि उनको अपने में जितने भी सोल्जर्स चाहिए अपनी आर्मी में उसको मेंटेन करके रखना है, ऐसा उनको स्ट्रिक्टली बोला जाता था। दिस स्टॉप द मुक्तीज़ फ्रॉम बिल्डिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। इसके कारण जो मुक्तीज़ के सोशल और पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं बन पाए और वो ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाए, क्योंकि उनका सारा टाइम अपनी आर्मी को मेंटेन करने में ही लग जाता था। दीज लेटर सुल्तान्स टुक utmost care that the mukti collected only the prescribed taxes and not more than that। अब सुल्तान बाद में इस चीज़ का भी ध्यान रखता था कि मुक्ति केवल जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, जितना उसे इकट्ठा करना चाहिए उतना ही कर रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहा, इस चीज़ का सुल्तान ध्यान रखता था। फॉर दिस दे अपॉइंटेड अकाउंटेंट्स फॉर हु इन्फॉर्म द सुल्तान अबाउट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज़। इसके लिए उन्होंने सुल्तान ने अकाउंटेंट भी अपॉइंट किए थे जो सुल्तान को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते थे मुक्तीज़ ने जो रिवेन्यू कलेक्ट किया है उसके अमाउंट के बारे में। इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देखकर हमें बताना है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। किस चीज़ की पिक्चर है ये, कुतुब मीनार की। और इसे बनवाया किसने था, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनेस्टी में था, स्लेव डायनेस्टी। ड्यूरिंग विच डायनेस्टिक रेन वॉज इट बिल्ड। कौन सी डायनेस्टी में बनवाई गई थी ये, स्लेव डायनेस्टी में स्टार्ट करवाई गई थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। नाउ द खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग। द रूलर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी वर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो उसका था मेन माना जाता था,
उसने बहुत सारे सिस्टम चेंज किए थे। उसने लैंड रिवेन्यू को सिस्टमाइज़ किया था और टैक्सीज़ को भी दोबारा से सेट किया था। उसने ही इंस्टीट्यूटेड अ हाई सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सिस्टम बनाया था। पहले वाले जो दिल्ली के सुल्तान थे उसके टाइम में, उनके टाइम में क्या होता था, एक लैंड टैक्स होता था, इस्लामिक लैंड टैक्स, खर्ज जिसे बोलते थे। वो क्या था, प्रोड्यूस का 1/6, मतलब जितनी भी क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई हैं उसका 1/6 पार्ट देना ही पड़ता था किंग को। पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस खर्च को 50% तक बढ़ा दिया। अब प्रोड्यूस का 50% खर्च के रूप में देना पड़ता था और डायरेक्ट कलेक्शन को बढ़ावा दिया। अब ये डायरेक्ट किंग को ही दिया जाता था। जियाउद्दीन बर्नी, अ कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर, उस टाइम में जो राइटर था बर्नी, informs us that revenue collectors were ordered to demand revenue with such rigor that the peasants were forced to sell their standing crops to meet the tax demands। अब वो बताता है बर्नी कि उस टाइम में रेवेन्यू कलेक्टर्स को इतने सख्ती से ऑर्डर दिए गए थे कि वो किसानों को इस तरह से फोर्स करें कि वो जो उनकी क्रॉप्स खड़ी हैं उसको बेचने के लिए मजबूर हो जाएं अपने टैक्स को पूरा करने के लिए। टैक्स फ्रॉम द डोआब एरिया, डोआब एरिया होता है जो नदी के पास का एरिया होता है, वो स्पेंट ऑन पेइंग कैश सैलरीज टू द सोल्जर्स। डोआब एरिया के से जो टैक्स मिलता था उसको खर्च कर दिया जाता था सोल्जर्स की सैलरी पे करने में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल्स ने अटैक किया था दिल्ली सल्तनत पर और इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली में बहुत बड़ी आर्मी रखनी पड़ी थी। अब इस आर्मी के लिए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा करना पड़ा, जिसके कारण उसको उसके सामने बहुत सारी इकनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। उसने बहुत सारे इसके लिए मेजर्स भी बनाए, बहुत सारे चेंजेस भी किए। अब वो उसने सोल्जर्स को एकता मतलब लैंड देनी बंद कर दी और उसने अब उनको कैश सैलरी देनी शुरू कर दी। जो पहले देते थे ना लैंड इकताज, उसको बंद कर दिया और कैश सैलरी शुरू कर दी। द पेमेंट ऑफ यूज मिलिट्री, अब इतनी बड़ी मिलिट्री को सैलरी करना का मतलब है कि उसके पास प्रॉपर रिवेन्यू होने चाहिए। तो अलाउद्दीन ने अपने पास इतने रिवेन्यू रखे कि ताकि वो सैलरी को पे कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो कंट्रोल द प्राइसेस, अब उसने जितनी भी चीज़ें थी उनके प्राइसेस को कंट्रोल किया। प्राइसेस को कंट्रोल करने का काम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था ताकि वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सके मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम कॉस्ट पर। उसने सारी चीज़ों के रेट फिक्स कर दिए, चाहे वो ग्रेन हो, अनाज हो या कपड़ा हो, स्लीव्स, कैटल, सब चीज़ों के रेट फिक्स कर दिए। अ कंट्रोलर ऑफ द मार्केट कॉल्ड द शाहने मंडी, उस टाइम में मार्केट के कंट्रोलर को क्या कहा जाने लगा, शाहने मंडी। एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर नोन एज बरीज, और जो ऑफिसर इसके लिए अपॉइंट किए गए थे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या कहे जाने लगे, बरीद। मंडी को क्या मार्केट को कंट्रोलर को क्या बोलते थे, शाहने मंडी, और जो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर्स रखे गए थे वो थे बरीज। अब है ये मैप, इंडिया खिलजी डायनेस्टी, मैप इज़ 22। अब हमने ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक ये डायनेस्टी फैली हुई थी। चैप्टर रिलेटेड मैप है, आप सभी ने करना है अपनी मैप प्रैक्टिस में। अगर मैप प्रैक्टिस में नहीं है तो नोटबुक में कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरे पाकिस्तान के एरिया को कवर करके जम्मू कश्मीर का जो एक कट है इसमें से लाते हुए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का एरिया छोड़ेंगे, यहाँ से पूरा इसे कवर करेंगे। उत्तराखंड को नेपाल की बाउंड्री से बिल्कुल टच करते हुए यहाँ से पूरा वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए आधा आसाम या मेघालय ले लेंगे, बिल्कुल बाउंड्री पे, असम और मेघालय की बाउंड्री पर मेघालय का हाफ को कवर करके बांग्लादेश का थोड़ा सा एरिया छोड़ेंगे, जितना यहाँ मेघालय का पार्ट छूटा हुआ है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और नीचे से अगर लें तो गुजरात के बिल्कुल कॉर्नर से थोड़ा सा एरिया छोड़ के महाराष्ट्र की थोड़ा थोड़ा एरिया लेकर यहाँ से करते हुए छत्तीसगढ़ से, और फिर ये उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट, ये सारे पार्ट में खिलजी डायनेस्टी फैली हुई थी। इसमें आपने मेन पार्ट लिखने हैं। आप लाहौर लिखेंगे, मुल्तान लिखेंगे और कन्नौज, बस ये एरियाज़ आपने टोटल मेंशन करने हैं और इस तरह से मैप को फिल करना है अपनी मैप प्रैक्टिस बुक में। थैंक यू।